नमस्कार, जोहार सभी लोगों को। कल भारत सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया और उस बजट में सब बहुत कुछ दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो चीज़ है वो है इनकम टैक्स में रिबेट। इनकम टैक्स का जो लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया, जो एग्जम्पशन लिमिट था, रिबेट मिनिमम लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया है। अब आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है 12 लाख रुपए तक सच में टैक्स नहीं लगेगा। रेट तो ऐसा नहीं बताता है, बहुत कन्फ्यूजन है। और सैलरीड पर्सन को कितना टैक्स देना होगा, जो लोग सैलरीड पर्सन है उनका 12 लाख से भी ज़्यादा टैक्स फ्री हुआ है, यानी उनका टैक्स 12 लाख से भी ज़्यादा फ्री हुआ है। 12 लाख से भी ज़्यादा अगर उनका सैलरी है सैलरीड पर्सन का, तो उनको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कहाँ तक आप टैक्स नहीं देंगे, क्या है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जान ले बजट के बारे में। बजट क्या है, तो हम लोग बात करें बजट 2025 की। लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले बताते हैं कि बजट क्या है। तो बजट एक सरकार का आय और व्यय का लेखा है। जितने गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स होते हैं और गवर्नमेंट के पेमेंट होते हैं उसको एक जगह पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और ये बजट जो है अभी के लिए नहीं है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी बजट ये बनता है फ्यूचर के लिए। ये हम लोग भी अपने घर में शादी विवाह का बजट बनाते हैं तो फ्यूचर के लिए जो घटनाएं होने वाली है, जो खर्च होने वाले हैं, तो ये सरकार का फ्यूचरिस्टिक यानी एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का रिपोर्ट कार्ड है। सरकार नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकम जनरेट करेगी और कितना पैसा खर्च करेगी, कहाँ कहाँ खर्च करेगी, उसका एक रिपोर्ट कार्ड सरकार पहले ही जारी कर देती है, जो अभी 1 फरवरी को जारी किया गया है। यानी 1 फरवरी 2025 को जो बजट दिया गया है, ये बजट अप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, इस समय तक के लिए बजट सरकार ने पहले दे दिया। यानी अभी 1 अप्रैल 2025 को, सॉरी 1 फरवरी 2025 को सरकार ने अगले साल का अपना इनकम, एस्टिमेटेड इनकम, अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा देश के सामने रखा, देश की जनता के सामने रखा। क्योंकि हम लोगों को हिसाब लेने की जिम्मेदारी, हम लोगों का हिसाब लेने का अधिकार भी है। होता क्या है, देश के लोगों को हिसाब लेने कोई लेना ही नहीं चाहता, लेकिन सरकार हिसाब देती है देश के लोगों को कि आपसे जो हम टैक्स का पैसा वसूल किए, उस टैक्स के पैसों को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, देख लो कितना सरकार रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कहाँ कहाँ उसको खर्च कर रही है ना। जैसे हम लोग अभी सरस्वती पूजा भी मनाते हैं और 10,000 20,000 खर्चा हुआ, तो जैसे सरस्वती पूजा बीत जाता है सब सदस्य बैठ के बोलता है हिसाब करो, कोई खाया तो नहीं होगा। और यही हिसाब हर जनता को अपने देश के सरकार से मांगना चाहिए। सरकार दे रही हिसाब कि देख लीजिए भाई। तो देश की हर जनता का एक कर्तव्य भी बनता है, हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो हिसाब को समझे कि ये हिसाब है क्या सरकार का। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये इतना बड़ा बजट में कंपोनेंट्स इतने सारे दिए हुए कि सबको एक बार समझाना पॉसिबल नहीं, एक एक करके कंपोनेंट को समझेंगे। सबसे पहले हम ये जाने कि इस भारत के अंदर सबसे पहले बजट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। जो बजट आय और व्यय का ये जो हिसाब किताब देने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। राजा महाराजा के ज़माने में तो कोई बजट नहीं होता था। राजा थोड़ी देता था कि मेरा कितना आमदनी होगा, कितना खर्चा होगा। किसी नागरिक के पास अधिकार भी नहीं था क्यों मांग सकता है, क्योंकि राजा सब कुछ था। राजा, नागरिक का कोई अधिकार नहीं था, सब कुछ अधिकार राजा के पास था, सब राजा के पास था, जो बोल दिया वही कानून है। तो सवाल है ये सबसे पहले आया कब, तो ये आया था 18 फरवरी 1860 में। सबसे पहली बार बजट आया था हमारे भारत के लिए 18 फरवरी 1860। अब आप 1860 से समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेज़ का ज़माना था। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में सबसे पहली बार बजट नाम का एक शब्द आया और बजट लाया गया। कौन लाया था, सर जेम्स विल्सन नाम है इसका, जेम्स विल्सन। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो हम लोग बजट में इनकम टैक्स की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहली बार इनकम टैक्स यही लगाया था देश में। इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि टैक्स लगना चाहिए, ये टैक्स का कॉन्सेप्ट यही लेकर आया था, याद रखिएगा। सबसे पहली बार भारत के अंदर इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट यही लेकर आया था जेम्स विल्सन। इसी ने लगाया था इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट कि इनकम टैक्स लगेगा, सब लोगों को देना पड़ेगा। तो टैक्स लगाने का कॉन्सेप्ट भी इसी का था और बजट का भी इसी का था, यानी फाइनेंस का मास्टर था ये कि कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो जेम्स विल्सन नाम था जिसने पहली बार 18 फरवरी 1860 को बजट लेकर आया और वहाँ से बजट की परंपरा स्टार्ट हो गई। और याद रखना इस व्यक्ति का नाम, इनकम टैक्स जो हम लोग अभी इनकम टैक्स पे करते हैं, आय के ऊपर टैक्स, वो यही लेकर आया था। और ये देख रहा था, ये क्यों लेकर आया था याद रखिएगा। तो आप लोग, हम लोग सब जानते हैं 1857 की क्रांति, सबसे पहली बार 1860 में यहीं पे इनकम टैक्स लगा था। पहली बार टैक्स इसी बजट में लगा था। 1860 में भारत के अंदर पहली बार इनकम टैक्स लगा था, आयकर लगा था। क्यों लगा था, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण जो सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के लिए ये देश की जनता पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और उसी टैक्स लगाने के समय ही बजट आया था। यानी बजट पहली बार जब लाया गया था, उसका पर्पस था कि लोगों से टैक्स वसूला जाए।
तो खैर बहुत लंबा कहानी है, हम लोग बेसिकली जान ले कि फर्स्ट बार बजट 18 फरवरी 1860 को आया था। उसी समय इनकम टैक्स पहली बार लगा था हमारे देश के अंदर, ठीक है। और ये लाया था कौन? जेम्स विल्सन ने, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं बजट। सरकार दो तरह का बजट पेश करती है। बजट दो तरह का पेश करती है। वैसे बजट के 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन बजट दो तरह का पेश करती है। एक पूर्ण बजट। पूर्ण बजट का मतलब ऐसा बजट जो 1 साल के लिए लागू होगा। ऐसा बजट जो 1 साल के लिए लागू होगा। जो कल बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2025 को, वो पूर्ण बजट है। तो जब सरकार को लगता है कि हम 1 साल के लिए हैं सत्ता में, हम 1 साल के लिए रहेंगे, तो सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। लेकिन कभी कभी अंतरिम बजट भी पेश होता है। कब होता है? तो जो चुनावी वाला साल होगा उस साल। जैसे मान लीजिए 2019 में चुनाव था, तो 2019 में चुनाव है, सरकार को मालूम है कि 1 फरवरी को बजट पेश करी और मालूम है कि मई जून में चुनाव होना है, तो 4-5 महीना हम रहेंगे। उसके बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हारेंगे जीतेंगे, कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार सिर्फ 5 महीने के लिए एक बजट पेश करती है, उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। तो जिस साल चुनाव होता है, जिस साल एक पूरा साल सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी गारंटी नहीं है, तो चुनाव वाले वर्ष में अंतरिम बजट होता है, बाकी वाले वर्षों में पूर्ण बजट सरकार देती है, फुल बजट देती है, ठीक है। और पूरे साल का लेखा जोखा रहता है, इसमें सिर्फ चुनाव जब तक है तब तक का लेखा जोखा। तो दो तरह का बजट है, अंतरिम बजट और पूर्ण बजट। वैसे देश की सरकारें बजट हमेशा 1 फरवरी को जारी करती है। पहले अलग तिथि को जारी होता था। पहले 2 तरह का बजट होता था। सबसे पहले आता था रेल बजट। रेल बजट पहले आता था पहले, उसके बाद आम बजट आता था, जो अभी बजट हम लोग शब्द जानते हैं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद रेल बजट के कॉन्सेप्ट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया और एक ही बजट आता है 1 फरवरी को। पहले 2 बजट होते थे, रेल बजट और आम बजट। तो रेल बजट के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया कि रेलवे का अलग से बजट मत लाइए, उसको भी आम बजट के अंदर शामिल कर दीजिए, क्योंकि 2 बार बजट सेशन लेकर कोई फ़ायदा नहीं। तो और 1 तारीख फिक्स कर दिया गया, 1 फरवरी को हर साल बजट आ रहा है, ठीक है। बजट हमारे देश में 3 तरह का है। एक है जिसको लोग बोलते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट मतलब सरकार का रेवेन्यू और सरकार का खर्चा बराबर होगा। दूसरा है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब सरकार का रेवेन्यू कम होगा और खर्चा क्या होगा? ज़्यादा होगा। और एक है सरप्लस बजट। तो भारत सरप्लस बजट के लिए सोचता भी नहीं। ऐसा बजट जहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा होगा और सरकार का खर्चा क्या होगा? कम होगा। ये 3 तरह का बजट पेश होता है। तो भारत में ज़्यादातर डेफिसिट बजट पेश होता था। डेफिसिट बजट, घाटे का बजट, जहाँ सरकार का इनकम कम होता था और खर्चा ज़्यादा होता था। लेकिन इस बार सरकार बैलेंस करने के चक्कर में कि धीरे धीरे हम जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे, हम विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो फिर हम विकसित भारत हो जाएंगे। जिस दिन विकसित भारत हो जाएंगे उस दिन हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा आएगा और खर्चे कम हो जाएंगे। तो ये जब तक बजट हमारा नहीं होगा तब तक हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो ये है बजट के कुछ बेसिक कंटेंट। अब हम लोग चलते हैं जो कल के बजट में आया है। बहुत सारे लोगों को समझ, ये देखिए टैक्स रेट ये है। बहुत लोग बोलते हैं 12 लाख पर टैक्स नहीं लगता। 12 लाख पर कैसे टैक्स नहीं लगता? टैक्स का रेट ये बता रहा है। टैक्स का रेट क्या बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 0 से लेकर 4 लाख रुपए तक साल का कमाता है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप 4 लाख रुपया से लेकर 8 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 5% टैक्स देना होता है। 8 लाख से 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो 10%। ये पिछले साल का रेट है। 12 से 16 मतलब ये इस साल का रेट है। और 16 से 20 कमाते हैं तो आपको 20% देना पड़ेगा। तो खैर यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरकार ये सब में कोई छूट नहीं दिया, रेट अभी भी यही है। लेकिन सरकार क्या छोड़ रही? सरकार छोड़ रही कि यहाँ से यहाँ तक, चूँकि सरकार बोले ना कि ये जो पैसा लग रहा था 5% और 10%, ये पैसा सरकार जो है एग्जम्पशन दे रही है। अंडर सेक्शन 87A में एग्जेम्प्ट कर दे रही है, छूट दे रही है। अब छूट देने का मतलब कर मुक्त कर दे रही है कि इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। अगर कोई इनकम किसी व्यक्ति का 12 लाख से कम रहा तो उसको 5 और 5, अब ये दोनों को मिला के 5% और 12% मिला के 60,000 का टैक्स बनता था। 60,000 का। देखिए यहाँ 4 के ध्यान रखिए, 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख का 5% कितना टैक्स बनेगा? तो 4 लाख का 5% 20,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो गया? 8 लाख से 12 लाख, 4 लाख, तो 4 लाख का 10% 40,000 टैक्स। तो यहाँ 40,000 टैक्स बना, यहाँ 20,000, यानी टोटल मिला के 60,000 जो टैक्स बनता था, जो हम लोगों को अभी तक देना पड़ रहा था, इस सेशन तक देना पड़ेगा, उसको सरकार एग्जेम्प्ट कर दी अंडर सेक्शन 87A। पहले भी 87A में 5,000 का रिडम्पशन था, एग्जम्पशन था, 5,000 रुपये हमको छूट मिल जाता था। तो अब यहाँ तक हो गया कि 12 लाख रुपये तक चूँकि सरकार एग्जेम्प्ट कर दी है, तो अगर कोई व्यक्ति का इनकम 12 लाख रुपया तक है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में जो कॉन्सेप्ट है वो सुपर रिच सुपर टैक्स। जितना आप कमाओगे भैया उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और प्रोग्रेसिव रेट है ये भारत में टैक्स का। जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है वैसे वैसे टैक्स के रेट क्या होते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। इससे गरीबों को आसान सुविधा हो जाता है और अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। तो ये 60,000 जो हम लोग आज तक पे कर रहे थे, इस साल भी पे करेंगे। अभी असेसमेंट ईयर 25-26 में हम पे करेंगे।
उस टैक्स के ऊपर अगले असेसमेंट ईयर से हम लोगों को 60,000 सरकार एग्जेम्प्ट कर दे रही है कि अब आपको टैक्स नहीं लगेगा। 87A में ये अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अब जो सैलरीड पर्सन है, जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको 75,000 रुपये और छोड़ेगी सरकार। इसको बोलते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75, इसका मतलब है कि उनका 12,75,000 रुपये इनकम पर, 12,75,000 रुपये इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। आम जनता का 12 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और जो सैलरीड पर्सन है उनका 12,75,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उनका तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा ही होगा, मानक कटौती उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो सैलरीड पर्सन के लिए ज़्यादा खुशखबरी है कि उनको 12,75,000 पर छूट मिल रहा है, 12,75,000 पे छूट मिल रहा है। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सैलरीड पर्सन 15 लाख कमाते तो भी उनको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 15 लाख कमाएंगे तो डिडक्शन तो लेंगे ना। LIC करा रखे हैं, हाउसिंग लोन है, उसका डिडक्शन ले लेके, इसका मतलब है कि 20 लाख रुपये तक अब आप कमाते हो तो अपने आप टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे छूट है जहाँ पे आप अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम कर सकते हो। लेकिन ये जो नया टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम जो है, इसमें ज़्यादा डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया गया है। ओल्ड वाले में ज़्यादा डिडक्शन है, लेकिन नए वाले में ज़्यादा डिडक्शन नहीं है। वो अलग चर्चा का विषय है कि डिडक्शन किस में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो नॉर्मल पर्सन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि 12 लाख रुपये तक इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और सैलरीड के लिए 12,75,000 मान के चलिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है। उस स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण 12,75,000 पर आपको टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। सैलरीड पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए 12 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 87A जो पहले 5,000 का डिडक्शन देता था, अब उस डिडक्शन को बढ़ा के गवर्नमेंट 60,000 कर दी, और 60,000 डिडक्शन होने के बाद अब आपको 12 लाख रुपए तक देश में किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब सवाल है ये सर, ये जो नियम है इसी साल के लिए लागू होगा क्या? नहीं, ये नियम इस बार के लिए लागू नहीं है। ध्यान रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं दो चीज़। जो इनकम कॉमर्स के स्टूडेंट है और टैक्स से जिनका कोई कनेक्शन है वो इस बात को समझते होंगे, दो वर्ड है, एक है फाइनेंशियल ईयर और एक है असेसमेंट ईयर। ध्यान रखिएगा, इस दोनों वर्ड को समझिएगा तो मेरी बात को समझ पाएगा। ये लगेगा कब से, ये पूरे रेट लगेंगे कब से, तो याद रखिएगा ये लगता है फाइनेंशियल ईयर से। जिस साल आप पैसा कमाते हो वो फाइनेंशियल ईयर होता है, और जिस साल उसका टैक्स पे करते हैं, अगर एकदम आसान भाषा में समझना है तो जिस साल आप कमाते हो वो फाइनेंशियल ईयर होता है, और जिस साल आप उसका टैक्स पे करते हो उसको असेसमेंट ईयर करते हैं, कर निर्धारण वर्ष। जैसे अभी हम कमा रहे तो अभी तो टैक्स नहीं ना देंगे, सरकार बोलती पहले साल भर कमा लो, 31 मार्च को एकदम कंफर्म कर लो कि कितना कमाए हो, फिर अगले साल टैक्स पर कर दें, यानी इस साल का कमाई का टैक्स हम अगले साल भरेंगे। तभी हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हम लोग चला रहे हैं वो चला रहे हैं 24-26 अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 24-25। 24-25 का मतलब है कि हम 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जितना कमाए हैं, अभी कमाने दे रही सरकार, अभी हमसे कोई टैक्स नहीं मांग रही है, चूँकि फरवरी चल रहा है तो कोई टैक्स नहीं मांगे। 31 मार्च तक आप कमा लो दम भर के। 31 मार्च के बाद आप अपने इनकम का असेसमेंट करो, और असेसमेंट कर लोगे तो ये साल तो बीत गया ना, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर FY फाइनेंशियल ईयर है, ये वित्तीय वर्ष, और इसका टैक्स हमको देना है। ये जो कमाएंगे हम पूरा साल में, इसका टैक्स हम देंगे असेसमेंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में, कर निर्धारण वर्ष। इसका टैक्स इनकम कमाए यहाँ पे, लेकिन इसका टैक्स डिटर्मिनेशन होगा 25-26 में, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हमको टैक्स पे करना है। ठीक है, इसका टाइम लिमिट रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट में जमा करेंगे, ऐसा नहीं, उसमें फाइन जुड़ जाएगा। तो बोलता है कि असेसमेंट ईयर में हम कर निर्धारण वर्ष है कि हम टैक्स असेसमेंट करेंगे और हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो नियम है वो अप्लीकेबल होगा, लागू होगा 25-26। इस साल जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो कमाएंगे उसके ऊपर लागू होगा, नहीं उसका टैक्स हम देंगे कब, तो 26-27 में। तो ये जो फ़ायदा है ये हमको मिलेगा जब हम टैक्स पे करेंगे 26-27 में। 2026 और 27 में जब हम टैक्स पे कर रहे होंगे उस पर इसका फ़ायदा मिलेगा, इस साल इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। याद रखना इस चीज़ को, इस साल इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम लोगों को फ़ायदा मिलता है असेसमेंट ईयर में इसका फ़ायदा। ठीक है, जब भी मिलता है तो असेसमेंट ईयर। अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, अभी जो चलेगा, असेसमेंट ईयर स्टार्ट नहीं हुआ है, असेसमेंट ईयर अभी जो चलेगा 25-26 1 अप्रैल से शुरू होगा। अभी जो चल रहा है, अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 24-25 चल रहा है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है, लेकिन 24-25 खत्म होने को है, टैक्स सारे लोग पे कर चुके हैं। अब 25-26 असेसमेंट ईयर का टैक्स देने का बारी आ गया है। 25-26 असेसमेंट ईयर का टैक्स देने का बारी आ गया है। 1 अप्रैल जैसे आएगा टैक्स 25-26 के लिए शुरू हो जाएगा टैक्स पे करना। उसके बाद से आप
अपना अपना जो है आईटीआर फाइल कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो लागू होगा वो 26-27 में जब आप टैक्स भर रहे होंगे उस समय, यानी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक जो आप टैक्स पे कर रहे होंगे उस समय ये रिबेट आपको, ये फ़ायदा आपको मिलेगा। इस साल जो टैक्स लग रहा है, जो कमाए हैं भाई पुराने वाले बजट से, वही टैक्सेस लगेंगे, नेक्स्ट ईयर से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपके सामने आता रहेगा। और ये तो एक टैक्स था, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बजट में हैं, जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसा आप लोगों को लगता है कि किसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इस मुद्दे पर चर्चा करें। उस अगर हमारे फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दा होगा तो ज़रूर चर्चा करेंगे। थैंक यू।